नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, एक ऐसा शो जहां पर बाजार की चाल को बारीकी से हम आपको समझाते हैं बाजार के सबसे दमदार जानकार के साथ। और आज इस कड़ी में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटी मिस्टर अनिरुद्ध नाहा। अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। पहला सवाल साफ तौर से आपसे यही होगा कि इंडियन इक्विटी मार्केट को आप किस मौजूदा हालात में किस तरह प्लेस्ड देखते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, मार्केट में पिछले 2 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं। इस साल को अगर छोड़ दिया जाए, और रिटर्न्स जो बने हैं उसके 2 कारण हैं। एक, आपके अर्निंग्स अपग्रेड्स अच्छे आए थे, और अर्निंग्स जैसे अपग्रेड्स आते हैं रिटर्न्स बनते हैं। दूसरा जो कारण था वो है कि काफी कंपनीज में पीई एक्सपेंशन हुआ है। जो प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो एक्सपेंशन हुआ है, और वो इसीलिए एक्सपेंशन हुआ था क्योंकि एक तो आपके इंटरेस्ट रेट्स काफी कम थे और लिक्विडिटी काफी ज्यादा था। आज के दिन में अगर देखा जाए, अर्निंग्स पे अगले 2 क्वार्टर में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर है। एंड इसके अलावा जो मार्केट कंडीशन है, वहां लिक्विडिटी आज काफी टाइट है विज़-विज़ 2020 एंड 2021, और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर पी एक्सपेंशन की गुंजाइश काफी कम है। तो यहां से लेकर, एक तो वैल्यूएशंस मोर और लेस रीजनेबल है, और पी एक्सपेंशन की जो गुंजाइश है वो काफी कम है, जिस तरीके से हम लोगों ने बताया। तो रिटर्न्स जो बनेंगे वो अर्निंग्स ग्रोथ पे ही डिपेंडेंट रहेगा, और अर्निंग्स ग्रोथ हमें एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर तक खास दिख नहीं रहा है। तो इसको मतलब मद्देनजर रख के अगर देखा जाए तो यहां से शायद आपको गिरावट ज्यादा नहीं मिले, बट मार्केट में रिटर्न्स बनने के लिए इन्वेस्टर को एटलीस्ट 1 से 2 साल तक वेट करना पड़ेगा अच्छे रिटर्न्स बनने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि 1 से 2 साल तक निवेशकों को रुकना होगा जहाँ तक रिटर्न कमाने की बात है, और अर्निंग्स ग्रोथ भी आपने कहा कि लगभग आने वाले 2 क्वार्टर्स तक कुछ खास नहीं रहेगी। तो इन सब के पीछे, आपके पूरे एनालिसिस के पीछे आपको क्या ट्रिगर्स लगते हैं? देखिए, एक से नियर टर्म में जिस तरीके से हम लोग ने बताया, किसी भी मार्केट में अर्निंग्स अगर अच्छे रहे तो रिटर्न्स बनती है। अगले 2 क्वार्टर तक क्योंकि रॉ मटेरियल प्रेशर रहेगा, इन्फ्लेशन का एक प्रेशर है, जिस कारण से रॉ मटेरियल प्राइसेस पे प्रेशर रहेगा। इस कारण से कंपनीज में जनरली मार्जिन्स कम बनेंगे। इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट्स पे आएंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे जनरली अक्रॉस सेक्टर्स देखना पड़ेगा कि कैसे कंपनीज कैसे डिलीवर करते हैं अगले 2 से 3 साल में। इस कारण से हम लोग पॉजिटिव है, क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी को देखा जाए, काफी हद तक बाकी देशों से काफी बेहतर स्थिति में है। एंड रॉ मटेरियल साइड पे जैसे जैसे आपका प्रेशर कम होगा या ये गिरेंगे इनके भाव, तो क्लियरली कॉर्पोरेट इंडिया में आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा। डिमांड साइड पे फ्रैंकली इंडिया के लिए कोई मेजर इश्यू नहीं है। आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, वहां डिमांड काफी हद तक स्ट्रांग ही है। जो प्रॉब्लम इंडिया में है वो खाली मार्जिन्स को लेके है, जो हमें लगता है अगले 2 क्वार्टर के बाद काफी हद तक इसमें रिलीफ आएगा ऑन द रॉ मटेरियल साइड, जिस कारण से मार्जिन एक्सपेंशन एंड प्रॉफिट्स प्ले आउट करेंगे। सो नियर टर्म में थोड़ा अनसर्टेनिटी है अगले 2 क्वार्टर में, बट ओवर द नेक्स्ट अगर आप 2 से 3 साल का व्यू लेते हैं तो रिटर्न्स अच्छे बनने चाहिए। इस पूरे समीकरण में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप्स फिलहाल इनकी वैल्यूएशंस कैसी दिखाई दे रही हैं? देखिए, वैल्यूएशंस के तौर पे मिड कैप्स आर मोर और लेस रीजनेबली वैल्यूड। वहां पे कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है, या वहां पे मेजर एक्सपेंशन की गुंजाइश बहुत ही कम है। बट स्मॉल कैप एक ऐसा सेगमेंट है जहां करीब 4,500 से 5,000 कंपनीज है, एंड काफी हद तक जो मार्केट में एक करेक्शन आया था, वहां स्मॉल कैप्स में काफी मेजर करेक्शंस हुए। तो अगर स्टॉक सिलेक्शन सही रहा, स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशंस आपके साइड पे है, अर्निंग्स ग्रोथ इज आल्सो रीजनेबली स्ट्रांग। तो एक सेगमेंट जहां पे अगले 2-3 साल में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं वो स्मॉल कैप जरूर होगा। तो ऐसे में किसी को मौजूदा समय में चुनाव करना हो मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र में, तो उनका चुनाव किस क्राइटेरिया पर बेस्ड होना चाहिए?
देखिए, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, चुनाव के लिए आई थिंक एक तो आपका अर्निंग्स ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दूसरा आपका वैल्यूएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में अगर किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्टर्स को ये देखना पड़ेगा कि किस वैल्यूएशंस पे वो एंटर कर रहे हैं मार्केट में। मार्केट में अगर सही वैल्यूएशंस पे एंटर ना किया जाए तो वहां लार्ज कैप्स में भी रिटर्न बनना दिक्कत है, और मार्केट्स में अगर स्मॉल कैप जिसे रिस्की माना जाता है वहां पे अगर सही वैल्यूएशंस पे एंटर किया जाए तो वहां पे रिटर्न्स बनेंगे। आज के दिन में जहां पे मार्केट्स हैं, लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स काफी हद तक रिलेटिवली करेक्टली प्राइस्ड है, वहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंशन की गुंजाइश बहुत कम है। जबकि स्मॉल कैप्स एक ऐसा सेगमेंट है, वॉलेटाइल रहेगा बट अर्निंग स्ट्रेंथ के कारण यहाँ पे पीई एक्सपेंशन होने की मतलब कुछ चांसेस हैं। तो अर्निंग्स ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेगमेंट में एंटर करने के लिए। थोड़ा सा हम ग्लोबल ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मंदी की बात हो, इन्फ्लेशन की बात हो, लिक्विडिटी क्रंच की बात हो, ये तमाम या ब्याज दरें बढ़ने की बात हो, ये तमाम दिक्कतें डेवलप्ड नेशंस की ज़्यादा बड़ी हैं, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माहौल है वहाँ पर एज कम्पेयर टू इंडिया। अब भारत इन सब के लिहाज में देखा जाए तो काफ़ी बेहतर तरीके से प्लेस्ड है फिलहाल। आपके मुताबिक ऐसी कौन सी बात होगी जो भारत की ग्रोथ स्टोरी या मौजूदा स्तर में जहां भारत प्लेस्ड है उसमें रंग में भंग का काम कर सकती है? देखिए, आज आपने सही फरमाया कि इंडिया इज फार बेटर प्लेस देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में आप इन्फ्लेशन देख ले, इंटरेस्ट रेट्स देख ले, लिक्विडिटी सिनेरियो देख ले, एक्सटर्नल फ्रंट पे करेंसी देख ले, एंड अगर आप डेट देख ले, तो हर पैरामीटर पे इंडिया इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें कोई मतलब दोहरा नहीं है। आई थिंक रिस्क के तौर पे स्पेसिफिक टू इंडिया अगर कोई रिस्क है, फ्रैंकली ऐसा कोई बड़ा रिस्क है नहीं। एक जगह जहां पे थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट बना हुआ है वो है हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां से बढ़ते रहे तो एक है आपका फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट आएगा, जिसके कारण गवर्नमेंट बैलेंस शीट्स पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। एंड गवर्नमेंट बैलेंस शीट या फिस्कल डेफिसिट जब बढ़ता है तो करेंसी पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा फ्रैंकली स्पीकिंग अगर देखा जाए फ्रॉम अ डिमांड सिनेरियो, फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, अवेलेबिलिटी, द मॉनसून्स भी अच्छे हैं, इन्फ्लेशन का उतना डर नहीं है इंडिया में। सो फ्रॉम ऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव अगर एक चीज देखा जाए कि अगर क्रूड ऑयल यहां से बढ़ता है तो दैट विल बी वन रिस्क। एंड दूसरी बात है कि ग्लोबली अगर कोई मेजर रिस्क एमनेट करे, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे वो डेट रिलेटेड हो, चाहे वो इन्फ्लेशन रिलेटेड हो, तो मार्केट्स में जनरली अक्रॉस इक्विटी मार्केट्स में करेक्शन आ सकती है। इन सच अ सिनेरियो इंडिया में भी मार्केट करेक्शन आपको दिखेगा, क्योंकि वो डीकपलिंग शायद अभी तक हुआ नहीं है इंडिया में, बट रिकवरी में इंडिया विल आल्सो कम बैक फास्टर। सो कंट्री स्पेसिफिक एक ही रिस्क है क्रूड। ग्लोबली अगर कोई मेजर रिस्क प्ले आउट होता है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो या मैक्रो इकोनॉमिक हो, तो वहां पे शायद इंडिया भी उसमें उस मार्केट में करेक्ट करेगा। तो हमें ये समझाएं अब इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, और अगर इंडिया स्पेसिफिक ही हम समझना चाहें तो जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, आपको आने वाले वक्त में इसकी जो बढ़ाने की गति है, क्या इसमें धीमापन आ सकता है? शायद ये भी आपने सही कहा है, क्योंकि आज अगर देखें कमोडिटीज एंड क्रूड कुछ हद तक करेक्शन उनमें दिखी है, जिसका प्ले आउट आपको इन्फ्लेशन में आगे आते हुए दिखेगा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कम होते हुए दिखेगा। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होते हुए दिखे तो ये जाहिर सी बात है कि आपको शायद इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रही है वो रेट ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स वो कम होते हुए दिखेगा। सो इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स यहां से बढ़ेंगे, शायद बढ़ेंगे एक आध बार या 2 बार, बट जो इंक्रीजेस होंगे वो कम होंगे। एंड हेंस मार्केट में जो आज पॉजिटिविटी है वो इस चीज को ध्यान में लेकर है कि शायद जो इन्फ्लेशन रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रहे हैं वो उस हद तक ना बढ़े जितना पहले लग रहा था।
ओके, तो जब आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देगी महंगाई में, तो जो आरबीआई का कंफर्ट लेवल था, क्या वहां या उससे नीचे भी आपको लगता है महंगाई दर जा सकती है, 5% के आसपास क्या आ सकती है? ये कहना बहुत दिक्कत है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट अगर आ जाए तो अच्छा है इंडियन मार्केट्स, जनरल इकोनॉमी एंड मार्केट्स के लिए। बट उसमें शायद आने में थोड़ा और टाइम लगे। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्लोबली जैसे यूएस में अगर लिया जाए, यूएस का टारगेटेड इन्फ्लेशन 2% है, जबकि इनका प्रेजेंट इन्फ्लेशन रेट अभी 9% के आसपास है। ये 9 का अगर 7 भी हुआ, इंक्रीमेंटली ये बेहतर है, बट टारगेट से काफी हद तक दूर है। और अगर इन्फ्लेशन नंबर्स टारगेटेड इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा ऊपर रहे तो शायद फेड अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते रहेंगे जब तक कि ना ये इन्फ्लेशन रेट घट के 2% के आसपास है। अगर ग्लोबली मेजर सेंट्रल बैंकर्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया या ये बढ़ाते रहे तो शायद इंडिया के पास उतना विंडो नहीं रहेगा कि डीकपल करके इंटरेस्ट रेट्स न बढ़ाए। उनको भी अपने तो रुपी को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद एट सम पॉइंट उनको भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना पड़ेगा। यूएस और यूके और बाकी तमाम डेवलप्ड नेशंस के मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि खबरें तो यहाँ पर मंदी को लेकर बहुत जोरों से चल रही है, लेकिन हमने देखा अनिरुद्ध, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट डेटा भी आया है और कहीं ना कहीं वहां पर इस तरह की ऑप्टिमिज्म भी आ रही है कि महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, जिसके चलते हो सकता है कि फेड जो है बढ़ाने की जो अपनी गति है, पेस है, उसको कम करे। लेकिन काफी असमंजस और काफी अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो यूएस के बाजार में दिखाई दे रहा है। क्या आपको वाकई लगता है कि जो पिक्चर क्रिएट की जा रही है उसमें किसी भी तरह की सच्चाई है? वाकई आज की तारीख में चाहे कितना भी डेटा अच्छा आ जाए, महंगाई, और सिर्फ यहाँ पर खाने पीने की महंगाई की बात नहीं हम कर रहे हैं, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं हैं, इतनी आसानी से नहीं उबर पाएगा जितना लोग शायद पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक चीज जो डेटा आया है वो काफी स्ट्रॉन्ग डेटा आया है, जिसका इंडिकेशन है कि आपका इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं और डेटा स्ट्रॉन्ग आया है, तो शायद इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आएंगे वो काफी चढ़े हुए ही रहेंगे। मतलब ज्यादा गिरावट की चांसेस कम है इन्फ्लेशन में। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ा रहा तो फेड को शायद इंटरेस्ट रेट हाइक्स करते रहना पड़ेगा। सो मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन था कि स्लो डाउन, रिसेशन की बात की जा रही थी, बट जो डेटा आया है वो काफी कॉन्ट्ररी आया है एंड काफी स्ट्रांग आया है। तो इसको अगर आप पिक्चर में रखते हैं तो फेड के लिए बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट्स मतलब हाइक मतलब they will have to continue to hike interest rates, that is our sense। और इन्फ्लेशन जो आप कह रहे हैं वो सही में काफी बढ़ा हुआ है। नॉट जस्ट फूड इन्फ्लेशन, वहां पे फ्यूल इन्फ्लेशन भी ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर हाई। यूएस तो फिर भी ठीक है, अगर आप यूरोप को देखें उनका हालत काफी हद तक खराब है। एक तो डेट का इश्यू है, दूसरा इन्फ्लेशन का इश्यू है, थर्ड ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। तो Europe and especially UK is moving towards what is known as stagflation। Stagflation ऐसा एक सिचुएशन है जहां इन्फ्लेशन बढ़ रहा है and economic growth slow हो रहा है, which is the worst of all the possibilities। And यूरोप के लिए frankly US से भी ज्यादा problematic है सिचुएशन। and winter में अगर उन्हें natural gas prices नहीं मिले तो definitely there will be a big crisis in Europe। ग्रोथ का जिक्र निकला है, तो भारत में जिस तरह से हम कदम उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ग्रोथ थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है? इंडिया अगर ग्लोबली रिसेशन भी आ जाए जहां पे ग्रोथ इज अ डी ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ नहीं है, इंडिया में आपको फिर भी 3 से 4% रियल जीडीपी ग्रोथ दिख जाएगा। दैट इज वन। इसके अलावा अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ लेते हैं, नॉमिनल इन्फ्लेशन, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो रहेगा वो फिर भी आपको 8 से 9% दिख जाएगा। तो एक कंट्री जहां पे पूरे वर्ल्ड में रिसेशन का डर है, यहाँ इंडिया में आपको अगर 7-8% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ मिल जाता है, वो काफी हद तक अच्छा है। एंड थिंग्स
और एक स्लो डाउन जब ग्लोबली है, इंडिया के लिए वो अच्छा रहेगा कि वो फिर भी ग्रो कर रहा है इन थ्रू दैट सिचुएशन। भारत में जिस तरह से हमें एफआईआईज फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि ये आगे बढ़ेगा? और बीच में जब एफआईआईज ने अपना मुंह मोड़ लिया था भारतीय बाजार से, तब आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा सा चीटेड फील हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं डीआईआईज हमारे बाजार में भरोसा लगातार जता रहे हैं, दिखा रहे हैं और पैसे भी लगा रहे हैं। ओवरऑल एफआईआईज की अगर मैं साइकोलॉजी समझना चाहूँ भारत में निवेश को लेकर, तो आपको फिलहाल क्या दिखाई दे रही है? देखिए, एफआईआईज का एक्चुअली जो होल्डिंग है मार्केट में करीब 24% से आज 16% के आसपास आ गया है। यहाँ से और 1-2% नीचे जा सकता है, बेचते हुए शायद जा सकता है। बट उनको भी ये समझ में आ रहा है कि इंडिया एज एन इकोनॉमी इस माहौल में जब सब कुछ हर जगह रिसेशन का फियर, इन्फ्लेशन के फियर्स हैं, वहां इंडिया इज स्टैंडिंग आउट एज एन इकोनॉमी। एंड पैसा एक बार जब वो सेंस आ जाए कि इंटरेस्ट रेट्स का जो मेजर हाइक्स है वो हो गया है, जो मार्केट को लग रहा है, क्योंकि रिसेशन फियर्स है, लोगों को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स यहाँ से ज्यादा नहीं होगा। इन सच सिनेरियो रिस्क टेकिंग एपिटाइट फिर से आ जाती है एफआईआईज में। एंड इंडिया को, क्योंकि ये इमर्जिंग मार्केट है, इसको रिस्की माना जाता है, तो एक बार ये धीरे धीरे सेटल हो जाए या सेंस आ जाए कि अभी रिस्क टेकिंग पोजीशंस ले सकते हैं, तो हमें लग रहा है कि इंडिया में पैसा एफआईआईज का आना शुरू होगा एंड ये काफी हद तक चलेगा। एफआईआईज ने करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा है। अगर ये 1 लाख करोड़ भी खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। एंड जहां तक आपको आप पूछ रहे थे कि डीआईएस का जो पार्टिसिपेशन रहा है, दैट हैज बीन अ बिग सेवियर फॉर दिस मार्केट, क्योंकि अगर 2.5 लाख करोड़ पहले एनवायरनमेंट में अगर बेचा जाता तो मार्केट शायद किसी दूसरे लेवल पे होता, काफी नीचे होता। बट जिस तरीके से डोमेस्टिक households have participated, it is very highly recommendable and यहाँ से शायद एफआईआईज को जो लगा था, जिस तरीके का करेक्शन उनको मिलना चाहिए था, वो उन्हें मिला नहीं। So to that extent, yes, they might be feeling cheated. भारतीय बाजार में आप बताएं कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको लेकर आप थोड़े से बेरिश हैं और थोड़े से बुलिश हैं आने वाले, अगर मैं 2 तिमाहियों की बात करूं तो? देखिए, हम लोग क्योंकि ग्लोबली इतने चैलेंजेस हैं और जबकि इंडिया अच्छा लग रहा है, हम लोग जनरली पोर्टफोलियो को इंडिया के तरफ अलाइन कर रहे हैं। ऐसे सेक्टर्स जहां पे रॉ मटेरियल डिमांड मार्केट इज इंडियन, ऐसे सेक्टर्स में हम लोग इन्वेस्ट या इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं। एंड जहां पे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे ग्लोबल लिंकेजेस है, वहां हम लोग ने अपना वेटेजेस थोड़ा कम किए हैं। तो अगर इस फ्रेमवर्क में देखा जाए तो क्लियरली हम लोग आईटी पे थोड़ा सा अंडरवेट है। आईटी में हमें लग रहा है क्योंकि अगर रिसेशन आए तो शायद वहां पे इम्पैक्ट आ सकता है। फार्मा का भी एक ग्लोबल इम्पैक्ट है, तो फार्मा में भी हम लोग कभी न्यूट्रल टू अंडरवेट ही है। सेक्टर्स जहां पे हम लोग ओवरवेट है वो फिनेंशियल्स हमें अच्छा लग रहा है। क्लियरली बैलेंस शीट काफी हद तक क्लीन हो चुका है, एसेट क्वालिटी आज इश्यू नहीं है, एंड ग्रोथ, इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रहा है, क्रेडिट ग्रोथ तो जरूर आ रहा है। इसके अलावा ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी एक दूसरा सेक्टर है जहां हम लोग काफी हद तक पॉजिटिव है। अगर आप ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी का पिछले 3-4 साल देखें तो वहां पे काफी चैलेंजेस थे। BS3 to BS4, BS4 to BS6 था, ईवी पेनिट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा इंश्योरेंस कॉस्ट ऊपर गया है, कोविड के कारण डिमांड डिस्ट्रक्शन था, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं। हमें लगता है कि अगले 3 साल में जो चैलेंजेस पिछले 3 साल में थे उससे काफी कम रहेंगे और आपका जो डिमांड है वो काफी अच्छा है। तो अगले 3 साल में ऑटो एंड ऑटो एंक्स हमें लग रहा है कि ठीक ठाक करेंगे। एंड थर्ड सेक्टर जो है जहां पे हम लोग पॉजिटिव है वो है इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स। वहां पे भी क्लियरली ऑन द ग्राउंड कैपिटल केपेक्स जिसे कहा जाता है वो धीरे धीरे दिखने लगा है, एंड वो कंपनी के ऑर्डर बुक्स में भी दिखने लगे हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर से इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग बुलिश हैं। तो बुलिश के तौर पे फाइनेंशियल्स, ऑटो एंसिलरी एंड कैपिटल गुड्स, एंड
आईटी या टेक्नोलॉजी एंड फार्मा में हम लोग अंडरवेट है। तो मुझे अब ये बताएं कि इस पूरे साल की अगर हम बात करें, क्योंकि काफी अस्थिरता निवेशकों ने देखी है बाजार में, आपकी एएमसी के अनुभव के मुताबिक अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को समझना चाहूं तो निवेशकों का रुझान किस तरह की कैटेगरीज की ओर बढ़ा है? क्या बाजार की अस्थिरता को देखते हुए निवेशकों ने थोड़ा सा सेफ खेलना शुरू कर दिया है, जहां पर शायद कोई बैलेंस स्ट्रैटेजी का चुनाव ज्यादा किया जा रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, निवेशक एसआईपी के जरिए अगर निवेश कर रहा है तो थोड़ा सा रिस्क उठाने को तैयार है? किसी तरह का बदलाव आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में आपके एएमसी के बदौलत देखा गया है? देखिए, एक्चुअली आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। जहां पैसा एसआईपी के थ्रू आ रहा है वहां पे कोई स्लो डाउन हम लोग ने देखा नहीं, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे वो मिड कैप हो। बट इंक्रीमेंटल जो लमसम पैसा है वो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि उसका जो सिलेक्शन है इन्वेस्टर का वो मोर और लेस बैलेंस फंड्स की तरफ है। तो लमसम अमाउंट वो बैलेंस फंड में डाल रहे हैं, बट एसआईपी एसटीपी में हम लोग ने कोई मेजर चेंज देखा नहीं है। एसआईपी एसटीपी में इनफैक्ट मिड एंड स्मॉल कैप्स में काफी हद तक सिमिलर या बढ़ते हुए एसआईपी बुक हम लोग ने देखा है। इंटरेस्टिंग। तो ऐसे में क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा होगा जहां पर आप मुझे बता पाएं कि मिलेनियल्स कहां पे ज्यादा निवेश कर रहे हैं? क्योंकि युवाओं को आजकल निवेश को लेकर जानकारी बहुत जगह से मिलती है, और हम देख भी रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है ना, वो इतने सालों में खासतौर से महामारी के बाद तो बहुत बदला है। तो मिलेनियल्स को लेकर कोई खास रुझान जो आपने नोट किया हो, जो आप शेयर कर सके हमारे साथ? ये एक चीज है, जो इक्विटी पेनिट्रेशन पहले हुआ करता था एट अ हाउस होल्ड लेवल, आई थिंक मिलेनियल्स में वो क्लियरली दिख रहा है कि दे आर मोर रिस्क टेकिंग। उन्हें लग रहा है कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां अगले 5 से 10 साल में अच्छे रिटर्न्स बनने की पूरी गुंजाइश है, गिवन द मैक्रोस। एंड हाउस होल्ड लेवल पे क्लियरली penetration of equities ऊपर जाते हुए दिख रहा है, and this is more in the youngsters, the millennials. Millennials का जो segments है, they are ready to invest with a little longer view, longer term का span ले रहे हैं, and इसीलिए mid and small cap segment में भी एक काफी हद तक इनमें participation दिख रहा है। तो दो चीजें हो रही है, एक तो इक्विटी adoption काफी फास्ट हो रहा है एंड हाउस होल्ड लेवल पे फास्ट इसका पेनिट्रेशन ज्यादा है, एंड दूसरा मार्केट कैपिटलाइजेशन के तौर पे मिड एंड स्मॉल कैप में इनका डेफिनेटली इंटरेस्ट। तो अगर विद इन इक्विटी मैं आपसे समझना चाहूँ, किसी को अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना है तो किस तरह की कैटेगरी में थोड़ा सा हैवी हो जाना चाहिए आपके मुताबिक? कहाँ पर थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली जब आप पोर्टफोलियो की बात करते हैं अनिरुद्ध जी, तो जरूरी होता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखें, कितना समय है उन गोल्स को पूरा करने के लिए, तमाम तरह की चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। लेकिन क्योंकि 1 से 2 साल में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है जहां तक मुनाफा कमाने की बात है, इक्विटी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस अगर किया जाए तो उसके लिए क्या नुस्खा आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, आपने अगेन बहुत सही कहा है कि इंडिविजुअल्स के रिस्क एपेटाइट्स, टाइम फ्रेम्स और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं, बट जनरली अगले 6 से 1 साल तक अगर ये वॉलेटिलिटी बना रहा मार्केट में, मैक्रो इश्यूज पे कंसर्न्स रहे, तो शायद एक हाइब्रिड बैलेंस्ड काइंड ऑफ फंड या लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड शायद एक सेफर ऑप्शन बन सकता है। बट रिटर्न के तौर पे अगर 3 से 5 साल का व्यू लिया जाए तो हमें लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप एक ऐसा सेगमेंट है, या एक ट्रू फ्लेक्सी कैप अगर माने जाए, एक ट्रू फ्लेक्सी कैप फंड में अच्छे रिटर्न्स बनने की पूरी गुंजाइश है। तो नियर टर्म में थोड़ा सा सेफ्टी, मे बी बैलेंस्ड या हाइब्रिड या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स शायद इनफ्लोज देखे, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एसआईपी या एसटीपी कर रहे हैं तो मिड एंड स्मॉल कैप भी एक अच्छा सेगमेंट है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला इस खास पेशकश के लिए, और बहुत बारीकी से न सिर्फ भारत के बाजार की चाल आपने समझाई, बल्कि इस मौजूदा चाल में इक्विटी पोर्टफोलियो में कैसे रीबैलेंस की रणनीति अपनानी चाहिए निवेशकों को, दर्शकों को, ये आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद।